चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है जी। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। और कौन सा टॉपिक है हमारे पास? आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम प्यार से एनबीएफसी भी बुलाएंगे। क्लास 1, ये लो जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम प्यार से एनबीएफसी भी बुलाने वाले हैं। बेटा ये जो टॉपिक है ये सीए फाइनल में से उठकर यहाँ पर सीए इंटर ग्रुप 2 में आया है, यहाँ पर भी है, साथ में सीए इंटर ग्रुप 2 में भी आपको ये टॉपिक अब पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछे गए हैं क्योंकि टॉपिक ही अभी नया है। जबकि हम देखेंगे यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस सीए फाइनल से ही उठाए हुए हैं, लेकिन स्टिल हम जो मान सकते हैं इसमें 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक की संभावनाएं क्वेश्चन में, एग्जाम में 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन 70% संभावनाएं हैं कि पूछा जा सकता है। ठीक, तो इन वन वे और द अदर टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। हमने बैंकिंग कंपनीज पढ़ा हुआ है, या बैंकिंग कंपनीज हम पढ़ लेंगे बाद में जिन बच्चों ने नहीं किया। तो उसी का ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा एक्सटेंशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कराऊंगा अभी यहाँ पर जो आपने बैंकिंग कंपनीज में भी पढ़ी होंगी। खैर फिलहाल उसको भूल जाते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। नाउ व्हाट इज एनबीएफसी? बेटा ये एनबीएफसी का मतलब क्या? सर एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब क्या? सर उसका मतलब एनबीएफसी। सुनिए बेटा हुआ क्या, अगर मैं बात करूं बैंकिंग कंपनी की, बैंकिंग कंपनी, अगर आपको बैंक खोलना है, अच्छा ये बताइए बैंक क्यों खोलना चाह रहे हैं? सर मेरे पास अपनी काफ़ी पूंजी है और मैं लोगों को उधार दूंगा, लोन दूंगा, ब्याज की कमाई मेरे को हो जाएगी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, लोगों से पैसा लूंगा भी और वही पैसा फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दूसरों को दे दूंगा। यही तो है बैंकिंग कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बैंकिंग कंपनी अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं तो यू नीड टू फुलफिल लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज complied which is imposed by RBI। आपको बैंकिंग एक्ट में जाकर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, आरबीआई के तहत आपको बहुत सारी बात पूरी करनी पड़ेंगी। अब ऐसे में मैंने कहा जी कहाँ इतने झंझट में डाल रहे हो मेरे को, मैं बैंक खोलना चाहता हूं लेकिन बैंक खोलने की परमिशन लेने में बड़ी कठिनाई है, तो कोई और शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे मेरे पास जो फंड्स हैं अपने उसका मैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाऊं। बोला ठीक है फिर आप एक काम करो, आपने एक फाइनेंस कंपनी खोल लो। मेरे को राय दी गई कि आप एक काम करिए, कंपनी बनाइए। ये कंपनी वो होगी विच इज incorporated under कंपनीज एक्ट 1956 या 2013, कोई सी भी हो सकती है। एक ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग एक्ट होता था, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं था उस पर। यहां पर मैंने क्या कहा, आप अंडर कंपनीज एक्ट एक कंपनी खोल लीजिए जिसका काम होगा फाइनेंस करना।
लोगों को पैसा उधार देना। लेकिन हां, एक बात ध्यान रखें, वो बैंकिंग कंपनी नहीं होगी। यानी आपकी एक ऐसी फाइनेंस कंपनी हो गई जो लोगों से पैसे का लेन देन, या आपके पास पैसा है तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देगी। लेकिन यस, अनडाउटेडली वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, एक कंपनी है। क्योंकि बैंकिंग कंपनी होती अगर तो इट वुड हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग एक्ट। लेकिन यहां पर क्या है, इट इज अ सिंपल कंपनी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, जिसका मेन काम क्या होगा। अच्छा जरा बताना, इसका मेन काम क्या होगा। मेन काम, ये कंपनी जो आपने इनकॉर्पोरेट की है वो क्यों की है जानते हैं? या तो ये करेगी फाइनेंस, भाई फाइनेंस लोगों को पैसा उधार देगी, लोगों को पैसा उधार देगी, बिजनेस ऑफ फाइनेंस। समझ में आ रहा है? भाई मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है ना। देखो मेरे पास पैसा है, अपना पैसा है, मैं लोगों को उधार देना चाहता हूं, ठीक है, फाइनेंस। या मेरे पास पैसा है, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में। मैंने जी काम ये करना है, मुझे काम ये करना है। मेरे पास जो अपनी पूंजी है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा, किसी के डिवेंचर्स खरीद लेंगे, तो वो सब काम मैं एक बड़े लेवल पर कंपनी बनाकर करना चाहता हूं, ठीक है, कर लीजिए। यानी या तो इस कंपनी में आप फाइनेंस का बिजनेस करेंगे या इन्वेस्टमेंट कर देंगे शेयर्स डिवेंचर्स में, या हायर परचेज या लीज। याद आया कुछ के नहीं आया? ग्रुप 1 में किया था हायर परचेज, याद करो। किसी के पास पैसे नहीं है, मैंने क्या किया, एसेट खरीदी और फिर वो एसेट मैंने हायर परचेज पर दे दी, मालिक मैं ही हूं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एसेट हायर परचेज पर दी, यानी मालिक मैं ही हूं, मेरे को इंस्टॉलमेंट मिलती जाएंगी अलोंग विद इंटरेस्ट, और जब स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी तो ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दूंगा। तो पैसे का इस्तेमाल ही तो किया। कोई आया मेरे पास, सर मुझे ट्रक चाहिए, एक पैसे नहीं है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं ट्रक खरीद देता हूं 5 लाख रुपए का। मैंने खरीद लिया अपने नाम में, और उस ट्रक को मैंने हायर परचेज बेसिस पर दे दिया। कहा भाई तुम मुझे 50-50 हजार की 12 इंस्टॉलमेंट दे देना, 6 लाख रुपया दे देना, 1 लाख रुपया मेरी कमाई हो जाएगी इंटरेस्ट के नाम की। तो ये कंपनी ये काम करने वाली है, या फिर चिट फंड या ऐसा ही कोई दूसरा काम एक्सेट्रा। तो बेटा जरा बताइए एनबीएफसी की डेफिनेशन क्या हो गई अब आपके हिसाब से, बताना बेटा। ये नोट्स में लिखी हुई है, वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स प्रिंटेड दिए हुए हैं मैंने आपको उसमें लिखी हुई है। एनबीएफसी इज अ कंपनी, कौन सी कंपनी है बेटा? रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या 2013, पहले 1956 में हुई होगी या बाद में 2013 में, विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ, किस बिजनेस में? इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, हायर परचेज और लीज, चिट फंड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। चिट फंड्स लिख लो, चलो उसको भी, इंश्योरेंस को भी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनबीएफसीज विच आर वर्किंग राइट नाउ। बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो हिंदुस्तान में इस टाइम काम कर रही हैं। क्लियर है इतनी बात कि नहीं है? बेटा बोलो, ठीक है, चलो। तो यहां पर यानी क्या कर रहे हैं आप? एनबीएफसी इज अ फाइनेंस कंपनी which is registered under the Companies Act and which is engaged in the business of, कौन सा? Which is engaged in the business of finance, investment in shares, debentures, bonds, hire purchase or lease, chit funds, insurance and etc. and so on and similar activities में involve है। Now this company is called a NBFC। अब ये NBFC भी कई प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनना शुरू करें आगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ NBFCs की, कुछ लिखना चाहेंगे थोड़ा सा इसमें? सर थोड़ा लिखवा, चलो ठीक है, एक काम करें, थोड़ा लिखिए एनबीएफसी के बारे में।
लिखें NBFC कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 एंड engaged in business of कहां इन्वॉल्व है ये engaged in business of finance या इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, हायर परचेज, लीज, चिट फंड्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। लो बेटा, तैयार हो गई एनबीएफसी की डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द विच इज गिवन इन द बुक, यानी यही है डेफिनेशन हमारे लिए काम करेगी। एनबीएफसी इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंस, लोगों को उधार देना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या हाई परचेज के काम में, चिट फंड्स या इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब बेटा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज की, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, सुनिए कई प्रकार की एनबीएफसी यहां पर हो सकती हैं। दो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एनबीएफसी हैं, एक एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या फिर नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। बेटा मैं चैप्टर में एंटर कर गया हूं बस। अब एनबीएफसी होगी या तो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, आप पैसे का फाइनेंस करना चाहते हो या काम करना चाहते हो, कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, आपको पब्लिक से पैसा नहीं मांगना, आपको पब्लिक के पैसे जमा नहीं करने। ये नहीं बोल सकते भाई एफडी करा दो मेरे पास, 5% का ब्याज दूंगा, और वही पैसा आपने आगे दे दिया 8% के ब्याज पर 3% कमा लिया। नहीं, आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं करा सकते, उनका पैसा नहीं ले सकते। सिर्फ कैसे काम करोगे? अपने ओन्ड फंड से, अपने पर्सनल फंड्स से। आप जिसको चाहे मर्जी उधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जिसको चाहे मर्जी उधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप पैसा एक्सेप्ट नहीं करोगे। नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, या इट कैन बी अ डिपॉजिट एक्सेप्टिंग ऑल्सो। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, ये समझो ना, एनबीएफसी ने कहा जी इतना पैसा लगा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि जी मैं अपने 200 लाख रुपए अपने लगा रहा हूं, तो मैं तो देखो ऑलरेडी इतना पैसा अपने लगा रहा हूं, कुछ तो अनुमति दे दो। तो ठीक है एक्ट ने कहा ठीक है, आप कुछ पैसा लोगों का डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लोगों से पैसा ले भी सकते हो, वही पैसा आगे बांटोगे भी, आप ले भी सकते हो, आपको अनुमति दे दी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बताइए, मेरा शिकंजा ज्यादा जबरदस्त किसके ऊपर होगा? कौन लिबरली काम कर पाएगा ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, मैं इस पर अपना शिकंजा ज्यादा मजबूत रखूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। यहां तो सारा पैसा आपका है, अरे भाई कुछ भी कर लो 19-20, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ना है, कोई पब्लिक तो नहीं रोएगी कल को धांधलेबाजी की आपने तो। यहां पर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो ये हो गई बड़ी एनबीएफसीज। ज्यादा रूल इसके लिए बनेंगे, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इसके लिए रहेगी।
इसके लिए कम रहेगी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी बेटा? या तो होंगी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, डिपॉजिट तो नहीं कर सकते, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। सर क्या मतलब है इसका? ऐसा ही बोलेंगे, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। यानी ठीक है, आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी है हमारी नजर में। यस, ये रैंक 1 है, तो ये कौन सी हो गई? रैंक 2। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएंगी? नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की एनबीएफसी हो गई। कौन कौन सी? देखिए, पहला फर्स्ट होगी हमारे पास, इसे ऐसे लिखा करेंगे आज के बाद, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। ये कौन सी हो गई? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। बेटा दिख रहा है? एनबीएफसी ऐसे लिखा करेंगे इसको, एनबीएफसी डैश नॉन डिपॉजिट के लिए एनडी डैश, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए एसआई, एसआई। और ऐसे ही यहां पर क्या लिखेंगे? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे टॉपिक में ये 3 नाम चलेंगे बार बार, एनबीएफसी डी, एनबीएफसी एनडी एसआई, एनबीएफसी एनडी एनआई। ठीक, तो आई होप समझ में आ गई। तो अगर मैं रैंक देना चाहूं अपने मन में, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, इसके बाद ये आएंगी और ये आएंगी। ज्यादा अगर मुझे वॉच रखनी है तो इन पर, उसके बाद इन पर, और इनको हम लिबरल फिर भी छोड़ सकते हैं। छोटी मोटी हैं, छोटी मोटी कंपनी है, लोगों को अपने पास से अपनी पूंजी में से पैसा उधार बांट रही है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैसा तो अपनी पूंजी में से ही दे रही है, डिपॉजिट तो नहीं कर रही पब्लिक से, लेकिन बड़ी है, ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है यहां पर। ये तो और इंपॉर्टेंट है, अपने पैसे के साथ साथ पब्लिक से भी पैसा लेकर आगे लोगों में बांटते हैं। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? देखो ना, इस बार क्या हो रहा है, ये जो एनबीएफसी है यहां पर इसने लोगों से पैसा लिया हुआ है और यही पैसा आगे बांटा हुआ भी है। इसके अपने फंड्स भी हैं, ओन्ड फंड्स भी हैं, और ये सारा पैसा फिर पब्लिक को बांटा हुआ है। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? तो ये हो गई एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। नोट करिए फटाफट से जरा, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की एनबीएफसी हमारे पास हो गई। कौन कौन सी? जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। पहला डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। दूसरा नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। अब ये जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है, ये भी फर्दर 2 प्रकार की। कौन कौन सी? या तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, या बोलेंगे नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। अपनी समझ के लिए ऐसा मानिए कि 3 कैटेगरी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, रेगुलेशंस बनाने हैं, मैं स्ट्रिक्ट हूं, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, उसके बाद नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, एंड देन कम्स एट द लास्ट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, बिठा लीजिए जहन में ये शब्द अपने, ये शब्द बिल्कुल अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए। करो बेटा नोट, फटाफट से नोट करिए। देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो एनबीएफसी हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनकम के लिए काम कर रहे हैं भाई, इनकम हो।
अच्छा जरा ये बताइए, इनकी इनकम जो होगी वो किस प्रकार से हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, दो ही प्रकार की इनकम है भाई। या तो इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी के अपने पैसे थे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, तो या तो वहां से इनकम आएगी, या जो मैंने एडवांसेस दिए हुए हैं, लोगों को पैसा उधार बैठा हुआ है, किसी को टर्म लोन दे दिया, किसी को ओवरड्राफ्ट दे दिया, किसी को सीसी लिमिट दे दी, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे बैंक देता है, तो मैंने ऐसे लोगों में पैसा बांटा हुआ है, तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आएगी। यही तो दो इनकम के स्रोत हैं एनबीएफसी के। एनबीएफसी की दो प्रकार की इनकम हो सकती है, आइदर इट कैन बी इनकम फ्रॉम, जल्दी बोलो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, या होगी इनकम फ्रॉम एडवांसेस। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा फटाफट से। इनकम ओके, डालिए हेडिंग फटाफट से, जरा डालिए हेडिंग फटाफट से, डालिए इनकम रिकॉग्निशन रूल्स, इनकम रिकॉग्निशन रूल्स फॉर एनबीएफसी। लिखे, कैमरे में प्रॉब्लम है शायद। इनकम रिकॉग्निशन रूल्स फॉर एनबीएफसी। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन मिलेगा रिपीटेडली। ये क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, उसका पहला टॉपिक करा रहा हूं मैं आपको, इनकम रिकॉग्निशन रूल्स फॉर एनबीएफसी। तो क्या रूल्स हैं, किस रूल्स पे, किस आधार पर इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे? कौन कौन सी इनकम है पहले बताओ? या तो होगी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या होंगी इनकम फ्रॉम एडवांसेस। इनकम ऑन एडवांसेस, जो एडवांसेस आपने दिए हुए हैं, जो एडवांसेस आपने दिए हुए हैं उसके ऊपर जो इनकम हुई, लोगों को पैसा उधार बांटा हुआ है उसके ऊपर इनकम होगी, या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इन्वेस्टमेंट की हुई है या तो शेयर्स में या डिबेंचर्स में, तो बेटा जरा बताना, हमने पहले भी किया हुआ है, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में तो इनकम जो होगी उसका नाम है डिविडेंड। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिविडेंड मिलेगा, या बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीदे तो इंटरेस्ट मिलेगा। नोट करो फटाफट से। और अगर, चलो पहले ऐसे लिख लो, तो डिविडेंड को रिकॉर्ड करने का रूल क्या है? लिखें, डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे ऑन कैश बेसिस, यानी जब रिलायंस कंपनी ने डिविडेंड का चेक बनाकर मुझे भेज दिया, जब वो चेक मुझे मिल जाएगा तब मैं उसे अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा। या फिर जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बाय द इन्वेस्टी कंपनी, और व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय इन्वेस्टी। बेटा मैं तो इन्वेस्टर हो गया ना, मैंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जिस रिलायंस की मैंने शेयर्स खरीदे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टी कंपनी। तो जिस दिन रिलायंस डिक्लेयर कर देगी डिविडेंड, उस दिन इनकम मान लीजिए, या जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन इनकम मान लीजिए। और इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी मिला हो या ना मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट मिला हो या ना मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर्स किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं, ब्याज आया या नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, टाइम बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर इनकम, इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब जो एडवांसेस आपने दिए हुए हैं, जो उधार आपने बांटा हुआ है लोगों को, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आएगी। उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या रूल है? निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि वो एडवांस कौन से हैं।
या तो होंगे परफॉर्मिंग एडवांसेस या होंगे नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। याद आ रहा है नाम, एनपीए, पीए, ये बैंकिंग कंपनी में भी यूज किया था हमने। यूज क्या किया था, वहीं से आए हैं शब्द ये। अभी फिलहाल समझ के लिए समझिए आप, जिसने बैंकिंग कंपनी नहीं किया। परफॉर्मिंग एडवांस विच आर, ऐसा मानिए मैंने लोन दिया हुआ है, उसकी किश्तें हैं, ब्याज है, सब टाइम पर आ रहा है भाई साहब, सब कुछ बिल्कुल चकाचक चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल चकाचक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला टाइम पर ब्याज दे रहा है, टाइम पर इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, साफ सुथरा आदमी है बिल्कुल, तो बेटा उस एडवांस को कहेंगे परफॉर्मिंग एडवांस। ऑल दो डिटेलिंग करवा रहा हूं उसकी अभी, लेकिन अभी फिलहाल एक दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए, परफॉर्मिंग एडवांस कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है अगले का। एक होता है नॉन परफॉर्मिंग, जो परफॉर्मिंग नहीं होगा, यानी 3 महीने हो गए अभी तक ब्याज नहीं आया, किश्तें ओवर ड्यू हो चुकी हैं, दुखी कर रखा है अगले ने, उसके 8 महीने का इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट बकाया है, उसकी 1 साल से इंटरेस्ट बकाया है। तो ये जो परेशान कर रहे हैं, जो रेगुलर नहीं है, जिनका ट्रैक क्लियर नहीं है, दोज आर कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एडवांस। आपने लोगों को एडवांस बांट दिया, उधार दे दिया, या तो वो समय पर पैसा दे रहे हैं ब्याज के साथ साथ, या समय पर पैसा नहीं दिया, ओवर ड्यू है, इंस्टॉलमेंट्स बकाया हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एडवांस। ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, समझ में आ गया? ये अच्छे लोग, ये बुरे लोग। यहां पैसा आपका सही है, यहां आप फंस गए हो इस पार्टी को पैसा देकर। खैर, अब बात आई कि एडवांस दिया हुआ है इन लोगों को, तो एडवांसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, आइदर परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। अब अगर परफॉर्मिंग है तो इस पर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होगा, लिखे ऑन ड्यू बेसिस। भाई अच्छे लोग हैं ये तो, अगर 1 आध महीने का इंटरेस्ट बकाया चल रहा है कोई बात नहीं, आप जब जब ड्यू हो तभी इनकम मान लो अपनी। भैया इनका भरोसा नहीं है, पता नहीं कल को आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कहीं पैसा ही ना डूब जाए। अब बाकी तो क्या इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन कैश बेसिस। भैया जिस दिन नकद प्राप्त हो जाए ना, उस दिन ही अपनी इनकम मानना। हवाबाजी में खुश होने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो चलो इसको इनकम मान लो। भैया आपको पैसे की लानत पड़ी हुई है, अभी पैसे भी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिकल है, इट्स वेरी मच लॉजिकल। यही रूल था वहां पर बैंकिंग कंपनी में भी, वहां पर भी सेम रूल कवर करेंगे। अगर एडवांस दिए हुए हैं तो पहले कैटेगराइज करेंगे कि भाई कौन से परफॉर्मिंग है, कौन से नॉन परफॉर्मिंग है। जो परफॉर्मिंग है उस पर तो अक्रूवल बेसिस पर, नहीं भी मिला इंटरेस्ट कोई बात नहीं, ड्यू भी है 2, 4, 6 महीने का, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो भी इनकम मान लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन जो एनपीए हैं उस पर अगर ब्याज मिल जाएगा तो इनकम मानेंगे, नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं मानेंगे। जितना जितना कैश नकद प्राप्त हो जाएगा उतनी उतनी इनकम मानते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये है होशियार, ये है बेटा लायक लोग, और ये कौन से हैं? नलायक लोग। हाँ नलायक लोग, हम लोग नलायक। चलो नोट करो फटाफट से। अब सवाल दिमाग में आता है एक, बताओ बेटा कौन सा सवाल है? सर हमारे पास तो सवालों का जखीरा है पूरा, लेकिन क्यों पूछें सर, हमें पता है आप बता ही दोगे, क्यों अपना दिमाग लगाएं सर? हम यहां दिमाग लगाने थोड़ा ना आते हैं। सोचो बेटा सोचो, बेवकूफियों वाली बात मत करो। बताओ मुझे क्या सवाल दिमाग में आ रहा है? सवाल दिमाग में आ रहा है सर, दिमाग में सवाल तो यही है वैसे। अब इतनी जिद कर रहे हो तो पूछ ही लेते हैं। सर एडवांसेस कब तो परफॉर्मिंग रहेंगे और कब जाकर उन्हें नलायक कह दिया करेंगे, कब जाकर वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाएंगे? भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो परफॉर्मिंग रहेंगे, उसके बाद भाई 1 महीने की किश्त हुई, 2 महीने की रह गई, एग्जाम्पल, अच्छे लोग हैं, पुरानी सारी किश्तें ड्यू टाइम पर देते रहे, 1 महीना ओवर ड्यू हो गया, 2 महीना ओवर ड्यू हो गया, कौन था वो? अच्छे आदमी,
3 महीने ओवर ड्यू हो गया। कौन था वो? अच्छा आदमी। लेकिन जैसे ही 3 महीने से ज्यादा ओवर ड्यू हुआ बेटा उसका नाम क्या हो जाएगा? बुरे आदमी। क्लियर है बात? कब तक कहेंगे उसे अच्छा आदमी? एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ओवर ड्यू किस्तें ना दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके बाद वो बन जाएगा बुरा आदमी, यानी नॉन परफॉर्मिंग। वही सब लिखाना है मुझे अभी। वो 3 महीने मत पकड़ना, डेट अभी अलग अलग है, क्योंकि नोट करिए, पहले से नोट करिए। डालिए इसका हेडिंग, हाउ टू क्लासिफाई लिखे नेक्स्ट टॉपिक। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, डिटेलिंग कर रहे हैं इसकी। हाउ टू क्लासिफाई परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। ये एसेट भी बोलते हैं, परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बोल देते हैं ऐसे। एडवांस क्या है? एसेट ही तो है, मैंने लोगों में पैसा बांटा हुआ है तो इट इज एन एसेट फॉर मी। तो कई बार इसे एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट और परफॉर्मिंग एसेट भी बोल देते हैं। एडवांसेस बोल दो या एसेट बोल दो, एक ही बात है, लिखे इसमें। तो बेटा सबसे पहले बात आई कि परफॉर्मिंग किसे कहेंगे? परफॉर्मिंग एडवांस। सुनिए, परफॉर्मिंग एडवांस, और यहां लिखें नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, अब ये तय करना सिखा रहा हूं मैं आपको। एडवांस दूंगा मैं आपसे और पूछ लूंगा बेटा ये बताना परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है। बताएं बेटा, लिखें इसमें। तो परफॉर्मिंग किसे कहेंगे? जिसने नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। भैया जब जब इंटरेस्ट, जब जब किस्तें ड्यू हुई तब तब अगलों ने किस्तें पे कर दी। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जब जब ब्याज ड्यू हुआ तब तब अगलों ने ब्याज पे कर दिया। जब जब किस्तें ड्यू हुई तब तब इन्होंने किस्तें भी पे कर दी। चलिए जी आगे। अब बात आई नॉन परफॉर्मिंग एडवांस। तो बेटा इन केस ऑफ एचपी और लीज बिजनेस, ठीक है, इन केस ऑफ अदर एडवांसेस। पहले ये समझो उसका मतलब क्या है। क्या बताने वाला हूं मैं आपको। मैंने किसी को एसेट दी हुई है हायर परचेज पर, उसे किस्तें देनी है मुझे, उसे किस्तें देनी है मुझे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कैलकुलेशन टेबल बनाया करते थे चैप्टर हायर परचेज में। इंस्टॉलमेंट आया करती थी जिसमें कुछ कैश प्राइस था, कुछ इंटरेस्ट था, और फिर वो इंस्टॉलमेंट का आखिरी कॉलम हुआ करता था। तो मुझे इंस्टॉलमेंट लेनी है, मैंने अगले को एसेट दे रखी है हायर परचेज बेसिस पर, या कोई दूसरा उधार दिया हुआ है। तो अगर आपने एसेट दी हुई है हायर परचेज बेसिस पर और डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट में फॉर मोर देन 3 months, डिफॉल्ट हो जाए इन पेमेंट ऑफ HP इंस्टॉलमेंट्स
और लीज रेंट फॉर 3 months, 1 महीने की किस्त ड्यू हुई, क्या वो एनपीए बन गया? नो। 2 महीने की किस्त ड्यू हो गई, क्या वो एनपीए बन गया? नो। बेटा 3 महीने हो गए ओवर ड्यू हुए, एक किस्त थी, अगला दे ही नहीं रहा, उस किस्त को 3 महीने हो गए, क्या वो एनपीए हो गया? नो। 3 महीना 1 दिन होते ही, मोर देन 3 months, इंपॉर्टेंट है, मोर देन 3 months, 3 महीना 1 दिन ज्यादा होते ही बेटा वो एडवांस बन जाएगा एनपीए, वो एडवांस बन जाएगा एनपीए, वो एडवांस बन जाएगा एनपीए। नोट करो फटाफट से। यहां पर लिखें, कोई और है अगर तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर मोर देन, ध्यान से देखना बेटा, अगर ये है एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन, यहां पर तो 3 महीने और यहां पर 6 महीना। नोट करो, सबको समझाता हूं। खत्म हो गई बात मेरी अभी, पहले फर्स्ट स्टेज की बात खत्म हो गई मेरी, अभी टॉपिक और आगे है, यहां तक की बात नोट करिए, समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। तो बेटा अगर परफॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग किसे कहेंगे? परफॉर्मिंग कहेंगे भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही अगर आप एचपी बिजनेस में हैं, कोई किस्त, कोई डिफॉल्ट हो गया एचपी इंस्टॉलमेंट का और वो डिफॉल्ट 3 महीने से ज्यादा चल गया, कोई किस्त ड्यू हुई, आपने 1 महीने बाद पे कर दी, कोई बात नहीं, 2 महीने के अंदर पे कर दी, कोई बात नहीं, 3 महीने तक पे नहीं की, कोई बात नहीं, जैसे ही उस किस्त को 3 महीना 1 दिन हो जाएगा, बेटा लोन आपका कौन सा बन गया? एनपीए बन गया। ये लोन आपका क्या बन गया? एनपीए बन गया। ऐसे ही आपने, सॉरी, ये एचपी जो इंस्टॉलमेंट्स थी एनपीए कैटेगरी में चली गई। ऐसे ही कोई लोन दिया हुआ है आपने, कोई लोन दिया हुआ है आपने, उस लोन पर कोई किस्त थी, किस्त नहीं दी आपने, 1 महीना हो गया नहीं दी, 2 महीना हो गया नहीं दी, 3 महीना हो गया नहीं दी, 3 महीना 1 दिन होते ही वो क्या बन जाएगी बेटा? एनपीए। लोन बन जाएगा एनपीए, एडवांस चला जाएगा एनपीए की कैटेगरी में। हां, अगर एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी है ना, कोई बात नहीं, वहां ज्यादा टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, दे देगा अगला। छोटे मोटे लोगों को पैसा दिया हुआ है, हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, तो ठीक है, चलो उन्हें टाइम दे दिया 6 महीने का। 6 महीने तक एनपीए नहीं मानेंगे, 6 महीने के बाद उसे एनपीए मान लेंगे। ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अदर एडवांसेस में इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो जाए 3 महीने तक, यानी टाइम पीरियड सेम है इन सब का, बस ये एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए मैंने टाइम पीरियड रख दिया 6 महीने के लिए, टाइम पीरियड रख दिया मैंने 6 महीने। आई होप बेटा ये बात समझ में आ रही होगी। बोलो फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोले बेटा, करो नोट से, करिए से नोट फटाफट से। नोट करें बेटा फटाफट से।
तो क्योंकि भाई किसी भी एडवांस को कैटेगराइज करना जरूरी है, वेदर दिस इज परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, ठीक, क्योंकि तभी तो तय कर पाओगे कि उसके ऊपर मिलने वाली इनकम आपको अक्रूवल बेसिस पर या कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करनी है। फिर समझना कुछ ऐसे, लो जी, यहां इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, नहीं पे की आपने, 1 2 3, कोई बात नहीं पे की ना, 1 महीना हो गया ना पे किए हुए, 2 महीना, 3 महीना, क्या रहेगी ये एडवांस, लोन का नाम अभी परफॉर्मिंग एसेट ही रहेगा। 3 महीने के बाद बेटा ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा एनपीए, अब ये बन जाएगा 3 महीने होते ही एनपीए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये 6 महीने चला जाएगा, 6 महीने तक का इंतजार करेंगे। बेटा बताओ कब, ये इंस्टॉलमेंट कौन सी वाली है 3 महीने के, इसमें या तो एचपी, लीज, या और कौन कौन सी कवर है, जल्दी बोलो, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, लेकिन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। तो 3 महीने तक कोई इंस्टॉलमेंट यहां ड्यू हुई और 3 महीने तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परफॉर्मिंग रहेगी, उसके बाद ये नॉन परफॉर्मिंग बन जाएगी, उसके बाद ये नॉन परफॉर्मिंग बन जाएगी। ये 31 मार्च को तय करेंगे, मान लेते हैं हम कि 31 मार्च को चेक करो भाई एडवांस परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग, चलो इसकी बाद में बात करेंगे। सिमिलरली अगर बेटा यहां पर हम बात करें नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट की, कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, यहां पर नहीं पे कर रहे, कौन सा था ये, जिसने लोन दिया वो कौन सी एनबीएफसी थी, वो थी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। तो बेटा 6 महीने तक, 4 5 6 तक, तो ये क्या रहेगी, परफॉर्मिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग। आई होप बात ठीक है। ये इन सब के लिए टाइम पीरियड है 3 महीना और इसके लिए है टाइम पीरियड 6 महीना। यही तो बताया कि आप किसी भी एडवांस को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि वेदर दिस इज अ परफॉर्मिंग एडवांस और नॉन परफॉर्मिंग एडवांस, वेदर इट्स अ परफॉर्मिंग एडवांस और नॉन परफॉर्मिंग एडवांस। और एक बार तय हो जाए कि परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है, तो बेटा उसके बाद उसकी इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अगर परफॉर्मिंग है जितने भी एडवांस इस कैटेगरी में हैं, वैसे मुझे करके देना नहीं पड़ेगा, वो बताएगा कि एडवांस परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है, बताएगा हमेशा, वो बताएगा हमेशा कि वेदर दिस एडवांस इज इन द परफॉर्मिंग कैटेगरी और नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी। तो जो परफॉर्मिंग कैटेगरी में होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लेना अक्रूवल बेसिस पर, और जो नॉन परफॉर्मिंग होंगे उस पर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लेना कैश बेसिस पर। करिए नोट फटाफट से, करिए नोट। जैसे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखना एक एग्जांपल, मैंने कुछ टर्म लोन, मैं यानी एनबीएफसी है, कुछ एडवांसेस दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, या शायद कुछ ओवरड्राफ्ट चल रहा है, या शायद कोई सीसी लिमिट चल रही है, कैश क्रेडिट लिमिट चल रही है, कैश क्रेडिट। अब ये जो टर्म लोन है ये मेरा परफॉर्मिंग एडवांस है। कुछ टर्म लोन लोगों को ऐसे दिए हुए हैं जो
नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में चले गए। बताना ज़रा, वैसे ही पूछ रहा हूं कि ये टर्म लोन नॉन परफॉर्मिंग में कब चला गया होगा? कब चला गया होगा, जल्दी बोलो। जब इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट 3 महीने से अधिक की या 6 महीने से अधिक की ड्यू हो गई होगी। 6 महीने कब? नॉन परफॉर्मिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। पढ़िए, यहां पर दिया हुआ है इसने इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड। मैं बता रहा हूं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट। बैंकिंग कंपनी में भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये सेम रूल वहां पर भी है। टर्म लोन, टर्म लोन पर जो टर्म लोन परफॉर्मिंग कैटेगरी में था, ऐसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड। जी, तो जो टर्म लोन था उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ 50 का। लेट्स से सारी फिगर्स इन करोड़ हैं। कमाया 40 था, कुछ पुराना शायद मिला होगा। 10 और 12, यहाँ पर 20, 25, 8, 5 और 10, 12, 18, 15। लेट्स से दीज आर डिफरेंट फिगर्स विच आर गिवन। वो बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट इनकम टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल। बेटा नोट कर लो, कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। जी बेटा बताइए फटाफट से, कितनी इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे? तो सर इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। रूल ये है कि चेक करो परफॉर्मिंग कौन सा, नॉन परफॉर्मिंग कौन सा। दे रखा है ये सारी परफॉर्मिंग हैं और ये सारे कुछ नॉन परफॉर्मिंग भी हैं। तो इंटरेस्ट इनकम के लिए रूल ये है कि अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो उस पर तो अक्रूवल बेसिस पर, यानी 40 प्लस 25 प्लस 12 रिकॉग्नाइज कर लेंगे इनकम। और नॉन परफॉर्मिंग है, इस पर कमा 10 लिए थे, 12 थे लेकिन रिसीव सिर्फ 12 हुए, तो इस पर होगा कैश बेसिस पर 10, 8 और 18। कुल मिलाकर कितना हो गया ये? 7, 36। बेटा 113 करोड़ is the interest income which should be transferred to P&L account. परफॉर्मिंग एसेट खत्म, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। बस ये बताना था मुझे, ये बताना था। ये क्वेश्चन है भी एग्जाम के लिए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक से, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एनबीएफसी। बेटा ठीक है, जल्दी बोलो। आसान था ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बिल्कुल सेम बैंकिंग कंपनी में भी ये टॉपिक है, पहला ही बिल्कुल सेम टॉपिक है बैंकिंग कंपनी में भी। बल्कि अगर आपने बैंकिंग कंपनी कर रखा है तो आपको ये बिल्कुल भी अभी तक नया नहीं लगा होगा। चलो खैर, लेकिन मैं बैंकिंग की बात कर नहीं रहा बार बार, क्योंकि अगर आपने नहीं किया हुआ तो भी स्टिल यू विल बी एबल टू कवर दिस टॉपिक। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस नोट करें फटाफट से। इंटरेस्ट इनकम कितना पीएनएल में जाएगी? तो परफॉर्मिंग एसेट पर इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, एंड नॉन परफॉर्मिंग है तो इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस, कैश बेसिस। ठीक है बेटा, चलिए आज यहीं तक करेंगे, आराम आराम से बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और विल स्टार्ट द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए बाय बाय।